नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी राजस्थान के खास कार्यक्रम चर्चा में मैं हूं आपके साथ अर्निशा डाबले। भारत में लगभग 65% से अधिक जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है और ऐसे में राजस्थान जैसे राज्य में यह आंकड़ा और भी ज्यादा है। लेकिन कई अहम सवाल कृषि से जुड़े हमारे सामने उभरते हैं। क्या जो आज तक की सरकार की योजनाएं हैं उससे क्या किसानों की स्थिति में कुछ सुधार आया है? क्या खेती कर रहे जो खेतीहर मजदूर हैं उनकी स्थिति कैसी है? क्या उन्हें उचित सम्मान और पहचान मिली है? ऐसे ही कुछ सवालों पे हम चर्चा करेंगे। आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनके साथ डॉक्टर धर्मवीर चंदेल का बहुत बहुत स्वागत है डीडी राजस्थान के स्टूडियो में। नमस्कार। डॉक्टर धर्मवीर चंदेल बहुत सालों से इस विषय पर शोध करते आ रहे हैं और आइए उनसे और जानते हैं कि उनका शोध का क्या विषय है और इस विषय पे वो क्या अपनी जानकारी साझा करना चाहते हैं। जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आज देश में हम किसान को जानते हैं, हम खेत को जानते हैं, हम मजदूर को जानते हैं, लेकिन हम उनको नहीं जानते जो खेतीहर मजदूर हैं। खेतीहर मजदूर कौन होते हैं, कहाँ काम करते हैं, कब काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो किसानों के यहाँ मजदूरी करते हैं, खेतों में मजदूरी करते हैं, लेकिन इनके पास आय का एकमात्र जरिया खेती व किसानी के माध्यम से जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाने का होता है। जब देश में किसानों की स्थिति खास अच्छी नहीं है तो प्रश्न उठता है तो फिर खेतीहर मजदूरों की तो और स्थिति खराब होगी। चूंकि भारत एक गांवों का देश है, भारत की आत्मा गांव में बसती है। जब महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय होना चाहते थे। तो उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि आप स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक बार भारत की यात्रा करके आइए, भारत का एक चक्कर लगा के आइए। तो गांधी ने ट्रेन के माध्यम से पूरे देश की यात्रा की। वो गांव में गए, खेती, किसान, मजदूर उसके दर्द से रूबरू हुए और एक तैयारी की कि इस देश को आजाद कराने में कैसी रणनीति हमें अख्तियार करनी है। और उसमें किसानों का, मजदूरों का, भूमिहीन किसानों का बहुत बड़ा योगदान रहा। और मैं एक संदर्भ से आपको जोड़ना चाहूंगा। जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वाइसराय की कमेटी में श्रम सेक्रेटरी थे तो उन्होंने खेतीहर मजदूरों की स्थिति का आकलन करने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया था। समिति अपनी रिपोर्ट देती, लेकिन उससे पहले देश आजाद हो गया और डॉक्टर अम्बेडकर जी की जो भूमिका थी एक श्रम सेक्रेटरी के रूप में वो बदल गई और वो भारत के कानून निर्माता हो गए, या कहना चाहिए कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो गए। तो जो काम वो कर रहे थे मजदूरों की स्थिति का अध्ययन कराने को लेकर, वो उनसे ले लिया गया और वो अब करने लगे संविधान का निर्माण। वो बड़ी महत्वपूर्ण कार्य था। उन्होंने संविधान का निर्माण किया, संविधान की रचना की। लेकिन जो कमेटी बनी उस कमेटी ने अपना धर्म का पालन नहीं किया। वो कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं दे पाई। हालांकि बाद के वर्षों में जब 51-52 में लोकसभा चुनाव हुए, हमारी संसद बनी, तो उस दौर में कई संसद सदस्यों ने यह सवाल पूछा कि जो डॉक्टर अंबेडकर ने कमेटी बनाई है उस कमेटी का क्या रहा, क्या उस कमेटी ने रिपोर्ट दे दी, इस देश में भूमिहीन मजदूरों की क्या स्थिति है, उसके लिए सरकार क्या करना जा रही है। लेकिन तत्कालीन सरकार की अनदेखी कह लीजिए, उपेक्षा कह लीजिए, उसके कारण रिपोर्ट सदन में नहीं आ पाई। मेरा मत है यदि उस दौर में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट सदन के पटल पर आती तो आज हम भूमिहीन किसानों की समस्याओं पर चर्चा नहीं करते। निश्चित रूप से उस समस्या का निदान आजादी के तुरंत बाद हो जाता और आज देश में और इस राजस्थान में भूमिहीन किसानों की कोई समस्या नहीं रहती। जी
जी, ये तो बात हुई आज़ादी से पहले की और आज़ादी के दौरान जो कमेटी बनी और आपने उसको बहुत अच्छे से बताया। पर आज के टाइम में क्या ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो ये भूमिहीन किसान हैं और जो खेतीहर मजदूर हैं, इनकी आज के जो परिवेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका है, क्या अहम भूमिका है, या फिर वो एकदम मार्जिनलाइज्ड हो चुके हैं? बिल्कुल सही कहा, वो बहुत ही मार्जिनलाइज है। वो अपना शारीरिक श्रम करने के बाद भी उन्हें 2 जून की रोटी नसीब नहीं होती है, क्योंकि पिछले 1 दशक से किसानों की स्थिति में थोड़ा सुधार आया है, लेकिन इतना सुधार नहीं है जितनी कल्पना इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी, संविधान निर्माताओं ने की थी। हम किसान को धरती पुत्र मानते हैं, हम किसान को अन्न देवता के रूप में उसका सम्मान करते हैं, लेकिन उसकी स्थिति गड़बड़ाई हुई है। जब धरती पुत्र की स्थिति गड़बड़ाई हुई है तो उनके यहाँ काम करने वाले खेतीहर मजदूर की स्थिति क्या होगी, इसका आकलन हम स्वयं कर सकते हैं कि वो किस बदहाल व बेहाल स्थिति में अपना जीवन गुजारते हैं। चूंकि हम देखते हैं कि जो खेतीहर मजदूर है वो अपना जीवन चलाने के लिए किसी किसान के यहाँ, जमींदार के यहाँ जाकर परिश्रम करता है, मेहनत करता है, और मेहनत करने के उपरांत उसे उतना प्रतिफल नहीं मिल पाता जिसका वो हकदार है। ना तो उसको उसकी न्यूनतम मजदूरी मिल पाती है और ना ही उसको अच्छा वेतन मिल पाता है। तो ऐसे में जीविका का एकमात्र साधन खेत में काम करना है, और खेत में काम करने के बाद उसे जो कुछ मिलता है उससे जीवन की यात्रा बड़ी मुश्किल से चल पाती है। ऐसे में मैं कहना चाहूँगा कि देश में खेतीहर मजदूरों की स्थिति बड़ी चिंताजनक है, बहुत ही बदहाल स्थिति में है, और इस पर सरकार को भी विचार करना चाहिए। उनके लिए सर्वे कराकर उनके लिए कुछ नई स्पेसिफिक योजनाएं उनके लिए बननी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद आज भी किसान की बात होती है, मजदूर की बात होती है, खेती की बात होती है, एमएसपी की बात होती है, लेकिन खेती और मजदूर की बात नहीं होती। उनके लिए योजनाएं बनाई जानी चाहिए, और इसमें हम सबको बड़ा दिल रखते हुए सरकार को से आग्रह करना चाहिए, सभी संस्थाओं को, कि समाज का एक बड़ा तबका आज ऐसा है जिसके पास उत्पादन और वितरण के साधन नहीं है, जिसके पास आय का एकमात्र जरिया होने के कारण वो बड़ी बदहाल और बड़ी बेबसी में जीवन गुजारने को अभिशप्त है। जी, आपने न्यूनतम मजदूरी के बारे में अभी जिक्र किया, तो ये न्यूनतम मजदूरी क्या है? क्या इस कानून पे कोई अभी कुछ चल रहा है काम, या फिर अभी तक ये ठंडे बस्ते में है? मैं इसमें आपको 2 संदर्भ से जोड़ूंगा। नरेंद्र जी मोदी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने किसान को सम्मान देने के लिए, उनके अभिमान को जागृत करने के लिए, वह उनकी स्थिति को रिकॉग्नाइज करने के लिए प्रधानमंत्री सम्मान योजना शुरू की। उसका पूरे देश में अभिनंदन हुआ, स्वागत हुआ, किया जाना चाहिए था। देरी से लिया गया केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन उसका लाभ भी केवल उन किसानों को मिल रहा है जिनकी जमाबंदी है, जिनके खेत हैं। जिनके खेत नहीं है उनको उसका लाभ नहीं मिलता। केंद्र सरकार एक निश्चित राशि प्रतिवर्ष उनको देती है, लेकिन वो राशि सिर्फ उन्हीं किसानों के खातों में आती है, बैंक में आती है, जिनके नामांतरण खुले हुए हैं। उसके लिए अहर्ता है कि आपके पास खेत होना चाहिए। यदि खेत नहीं है तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। हमारे जो खेती और मजदूर हैं उनके पास खेत नहीं है, मजदूरी वो करते हैं। यदि ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि खेती की अर्थव्यवस्था है, या जो खेती का जो संचालन है, पूरी तरह उसका संचालन करने का काम खेती और मजदूर करते हैं। वो उसकी रीढ़ की हड्डी है, लेकिन वो रेखांकित नहीं हो पा रहे हैं, उनका कहीं नामांकन नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पाता। और जो केंद्र सरकार ने प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया था 24 दिसंबर 1966 को, उसने भी कुछ सिफारिशें की, लेकिन वो भी तत्कालीन सरकार की अनदेखी के कारण पूरी तरह लागू नहीं हो पाई। इस कारण जो लाभ उन लोगों को मिलना चाहिए था, जो वांछित थे, उनके लिए कभी सोचा नहीं गया। मुझे बड़े दर्द के साथ कहना पड़ रहा है कि उनकी समस्याओं पर चर्चा तो आजादी के तुरंत बाद होनी चाहिए थी, लेकिन इस विषय को तो तत्कालीन सरकारों ने फर्श के नीचे दबा दिया गया। इस कारण इस पर चर्चा नहीं हो पाई। और इस पे चर्चा के लिए हमारे कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, कुछ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने पिछले साल 2 दिन तक बैठक करके एक विषय निकाला
कि किस प्रकार खेतिहर मजदूरों की स्थिति को मजबूत करके उनको समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके। और आज करीब 1 साल के बाद हम देखते हैं कि इसकी गाये बगाए चर्चा होने लगी है और ये ध्यान में आने लगा है कि खेतीहर मजदूर समाज का एक बड़ा तबका है जो समाज की मुख्य धारा से दूर है, उसको मुख्य धारा में लाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। वो जो एक ज्योति प्रज्वलित हुई 1 साल पहले, अब वो निरंतर उसका आभा मंडल बढ़ रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में खेतीहर मजदूरों की समस्याओं को लेकर इस देश में बड़ा जनजागरण अभियान शुरू होगा और लोग उनको हक के लिए काम करेंगे। जी, पर सरकार की एक और योजना के बारे में मैं पूछना चाहूँगी आपको। महात्मा गांधी नरेगा की जो योजना है उसमें भी ये प्रावधान है कि मजदूरी मिलेगी और उसमें भी ग्रामीण लोग काम करते हैं, तो उसमें क्या ये खेतीहर किसान नरेगा से भी जुड़े हुए हैं? ये बहुत अच्छा सवाल किया है कि जो नरेगा 2005 में जो शुरू हुआ उससे खेतीहर मजदूरों को राहत मिली है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने उसमें जिस प्रकार का घपला हुआ, जिस प्रकार की अव्यवस्थाएं हुई, उससे कुछ अर्थशास्त्रियों का उससे मोह भंग हुआ। लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य में सरकार का यह दायित्व है कि कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरे। तो ऐसे में नरेगा के माध्यम से आज खेतीहर मजदूरों को राहत मिली है। उसमें वो लोग काम करते हैं जिनके पास आय का कोई जरिया नहीं है, तो नरेगा में काम करने से उनको 100 दिन का रोजगार मिलता है और इससे गांवों से शहरों की ओर जो पलायन का एक जो दौर शुरू हुआ था उस पर कुछ मात्रा में रोक लगी थी। अब मैं ये केंद्र सरकार से निवेदन करूंगा कि नरेगा की में बजट बढ़ाया जाए जिससे हमारे जो भूमिहीन किसान हैं वो उनको अधिक रोजगार मिलेगा। तो इससे जो बेरोजगारी है, जो छिपी हुई बेरोजगारी है और जो एक समाज के सामने उनकी एक बड़ा दर्दनाक पहलू है वो दूर हो सकेगा। और मैं मानता हूं कि नरेगा से काफी हद तक खेतीहर मजदूरों की समस्याओं का निदान हुआ है और केंद्र सरकार को इस पर सक्रिय है। केंद्र सरकार ने इसमें बजट भी बढ़ाया है, लेकिन इसके बजट को और विस्तृत किया जाना चाहिए क्योंकि ये एक मील का पत्थर साबित हुआ है। इसने काफी कुछ बदलाव का काम किया है। जी, ये खेतीहर मजदूरों में कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं और क्या बराबर हैं दोनों? क्या दूसरे राज्यों से भी महिलाएं भी आ रही हैं? इस बारे में आप क्या जी, मैंने राजस्थान के 4 जिलों का अध्ययन किया कि खेतीहर मजदूर किस जाति के हैं, उसमें महिलाओं का क्या पार्टिसिपेंट हैं, कितनी महिलाएं हैं। तो मैं ये निवेदन करूंगा कि खेतीहर मजदूर में सबसे बड़ी संख्या तो अनुसूचित जाति समाज की आती है। अनुसूचित जाति समाज के लोग सर्वाधिक संख्या में खेतीहर मजदूर के रूप में काम करते हैं। फिर अनुसूचित जनजाति के लोग आते हैं जो खेतीहर मजदूर के रूप में काम करते हैं। फिर ओबीसी के लोग हैं, कुछ मात्रा में सामान्य वर्ग के लोग भी खेतीहर मजदूर के रूप में खेतों में काम करके 2 जून की रोटी का काम कर रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि महिलाओं का भी बड़ा संख्या है और मुझे ये कहने में कहीं गुरेज नहीं है कि महिलाएं यदि खेतीहर मजदूर के रूप में काम ना करें तो उनके घर का चूल्हा नहीं जले, क्योंकि बहुत कम मजदूरी उनको दी जाती है जब पति पत्नी मिलकर काम करते हैं। इतना ही नहीं, पति पत्नी और छोटे बच्चे मिलकर खेतीहर मजदूर के रूप में काम करते हैं, तब उनकी जीवन की गाड़ी आगे बढ़ पाती है। इसका दुष्परिणाम ये निकलता है कि जो छोटे बच्चे हैं जिनको स्कूल जाना चाहिए था, जो पढ़कर कुछ कर सके, आगे बढ़ सके, वो लोग भी स्कूल नहीं जा पाते हैं। कारण है कि माता पिता जब खेत पर काम करने जाते हैं तो उनको निश्चित सीमा बता दी जाती है कि आपको यहाँ काम करना है, इस सीमा में आपको कटाई करनी है। माता पिता सोचते हैं कि हम इस सीमा में कटाई करेंगे तो अधिक समय लगेगा, तो वो अपने बच्चों को साथ ले जाते हैं और मिलकर पूरा परिवार जब उसकी कटाई करता है तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं और उसका परिणाम निकलता है कि स्कूलों में ड्रॉप आउट बढ़ता है। हालांकि सरकारों की योजनाओं से काफी कुछ मात्रा में नामांकन बढ़ता है, लेकिन ड्रॉप आउट भी निरंतर उसी गति में आगे बढ़ता रहता है। तो मैं मानता हूं कि पति पत्नी मिलकर महिलाओं के सहयोग के बिना तो उनके घर का चूल्हा नहीं जल सकता, ये मैंने अपने अध्ययन में पाया है। जी, और क्या कुछ सामाजिक सुरक्षा के लिए भी क्या कोई नीति बनानी चाहिए इनके लिए? क्योंकि आपने से बताया कि बच्चे भी वहीं पे काम कर रहे हैं, उनके लिए वही उनका एक वर्क प्लेस होता है, तो उनके लिए सामाजिक सुरक्षा के लिए क्या कुछ हो सकता है? कोई नीति ऐसे आनी चाहिए क्या? नहीं, मैं निवेदन करूंगा आपके इस दूरदर्शन के माध्यम से कि जो सामाजिक पेंशन्स हैं वो तो उन परिवार को मिलती है। जैसे उम्र दराज हो गए, 60 साल के हो गए तो पेंशन मिलेगी। जैसे महिलाएं, कोई विधवा है, परित्यागता है,
उनको भी सामाजिक सुरक्षा का वो पेंशन मिलती है, लेकिन अब आवश्यकता इस बात की है कि उनको भूमिहीन किसानों को भी कोई पेंशन मिले, उनका भी डाटा तैयार हो, उनके लिए भी योजनाएं आ सके, ताकि उनकी हेल्थ केयर की व्यवस्था हो सके, उनके बच्चों का लालन पालन हो सके और उनको भविष्य के लिए भी कोई योजना बन सके। क्योंकि हम जानते हैं कि उम्र एक सच्चाई है, जो जो आदमी की उम्र बढ़ती है तो उसकी वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है, और जो खेतिहर मजदूर दिन रात मेहनत करता है तो एक सीमा के बाद उनका काम करना बंद हो जाता है। तो ऐसे में सरकार को उनके लिए एक सर्वे कराकर एक बिल्कुल डाटाबेस तैयार करके उनके लिए अलग से योजना बनानी चाहिए। और जिस तरह हम प्रधानमंत्री सम्मान निधि का लाभ हमारे किसानों को देते हैं, उसी प्रकार का लाभ हमारे भूमिहीन किसानों को मिले, भूमिहीन मजदूरों को मिले, तो मैं मानता हूं कि उससे उनको राहत मिलेगी और वो समाज की मुख्य धारा में आ सकेंगे। क्योंकि अभी तक की योजनाओं का लाभ उनको भूमिहीन किसानों के रूप में नहीं मिल पाता है। जी जी, क्या कोई किसानों के संघ या किसी ने उनके लिए कुछ ऐसा स्ट्रगल किया हो, उनके डिमांड आगे रखने के लिए? आपके अगर आपने शोध में ऐसा कुछ जानकारी आपको मिली हो उस तरीके से? मैंने जैसे कि शुरू में बताया कि हमने बात की है किसानों की, हमने बात की है मजदूरों की, हमने बात की है कृषि की, हमने एमएसपी की बात की है, लेकिन हम कभी भूमिहीन किसानों की बात नहीं कर पाए। हालांकि कुछ संगठनों ने की, लेकिन वो मुखर रूप से नहीं कर पाए कि कृषि का मुख्य आधार ही भूमिहीन किसान है। ये वो रीढ़ की हड्डी है, यदि आप इनको उससे निकाल देंगे तो खेती नहीं हो पाएगी। भूमिहीन किसान समाज का वो तबका है जो धरती का सीना चीर कर उससे अन्न उपजाता है, वो पूरे देश का पेट पालता है। और मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि भूमिहीन किसान गरीबी में जन्म लेता है, गरीबी में पलता है और एक दिन गरीबी में मर जाता है। और शिक्षा के अभाव के कारण उनका पूरी संततियां गरीबी के आंगन में ही बढ़ती है, जीवन गुजारती है और उसी में दम तोड़ने के लिए अभिशप्त है। तो ऐसे में भूमिहीन किसानों को फोकस करके केंद्र व राज्य सरकार नीतियां तय करें, उनके लिए अलग से मंत्रालय बने, ऐसा कुछ नया प्रयोग किया जाना चाहिए। और मैं आपके दूरदर्शन के माध्यम से भी अपील करूंगा कि हमारे आसपास जो हम भूमिहीन किसान देखते हैं, खेतों पे काम करते हुए, मजदूरी करते हुए, चंद रुपए के लिए लोग मजदूरी करते हैं, लेकिन उनका कहीं रेखांकित नहीं किया गया है, उनको कहीं रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। तो इस पहल को आगे बढ़ाना चाहिए और हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए कि ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख कर समाज की मुख्य धारा में आ सके, ऐसा मेरा मानना है। हम देख रहे हैं कि कृषि में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, कुछ ना कुछ नई तकनीकें आ रही हैं, सरकार भी बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है ताकि नई मशीनें आए, नई तकनीक आए। तो ये नई तकनीक आने से क्या उनकी स्थिति में कुछ बदलाव हुआ है? क्या उनके लिए बुरा हुआ है या अच्छा हुआ है? देखिए, कृषि में काफी कुछ बदलाव आया है और मशीनीकरण से भी काफी कुछ बदला है, लेकिन मैं एक बात ये कहूंगा आपसे कि जो हमने कीटनाशी का प्रयोग कृषि में किया, जो हमने रासायनिक खाद का प्रयोग किया, उससे ये सही है कि उपज बड़ी है, उससे यह भी सही है कि लोगों को खाने के लिए अन्न मिल रहा है, लेकिन उससे यह भी सही है कि लोगों को कैंसर जैसी बीमारियों ने जकड़ना शुरू किया है। हम तो उस देश में रहते हैं जहां पर खेती किसानी हम बचपन से ही करते आए हैं, जहां पर सबसे अच्छा काम ही खेती किसानी को माना जाता था, लेकिन बाद के दौर में अधिक अन्न उपजाने के लिए, सबका पेट पालने के लिए, हालांकि उस समय डिमांड थी, लेकिन आज उससे अनेक ऐसी बीमारियों ने जन्म लिया है जो घातक है। तो ऐसे में हमारे किसान भाइयों को भी अब जैविक खेती की ओर बढ़ना चाहिए और रासायनिक खादों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। आज जितनी भी हमें जानलेवा बीमारियां दिखाई पड़ रही हैं, चाहे वो कैंसर हो या हार्ट से संबंधित बीमारियां हो, बीपी से संबंधित बीमारियां हो, तो उसमें उसका मूल तत्व सिर्फ इतना है कि वो लोग कहीं ना कहीं रासायनिक खादों से तैयार हुए अन्न का उपयोग कर रहे हैं और कीटनाशी जो जहर है उसका हम सेवन कर रहे हैं। इस पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जानी चाहिए। हालांकि केंद्र की सरकार ने ऐसी कई योजनाएं शुरू की हैं, जो लोग जैविक खेती करते हैं उनको सरकार की ओर से मदद दी जा रही है, अलग से उनको फंडिंग की जा रही है, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि जैविक खेती कीजिए। और हमें भी जन जागरण के माध्यम से दूरदर्शन भी कई अनेक कार्यक्रम करता है, तो इस दिशा की ओर बढ़ना आज समय की सबसे बड़ी मांग है। जी,
परंतु क्या जो ये खेतिहर मजदूर हैं इन्हें इस प्रकार की ट्रेनिंग क्या मिल पा रही है कि वो नई तकनीक को इस्तेमाल कर सकें, या फिर वो नहीं कर पाते हैं और जो बड़े किसान उन्हें जैसा कह रहे हैं वही कर पा रहे हैं? क्या उनको इजीली हम देख रहे हैं, क्या वो रिप्लेस हो जाएंगे क्या वो तकनीक से? जो ये मजदूर हैं क्या उनका अस्तित्व क्या रहेगा फिर जैसे जैसे और तकनीक आती जाएगी? ये सही है कि तकनीक से व्यक्ति का वर्किंग कम होती है, लेकिन खेतिहर मजदूर तो उसी परंपरागत ढंग से, उसी परंपरागत नीतियों से काम कर रहा है। और मेरे अध्ययन के दौरान ये भी सामने आया कि जो खेतिहर मजदूर हैं वो काम खेती का उनसे करवाना चाहिए, लेकिन जो किसान है, भूपति है या जमींदार है, उससे खेती के अलावा अन्य काम भी लिए जा रहे हैं। मैं उनको दास नहीं कहूँगा, मैं उनको बॉन्डेड लेबर नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उनसे आप काम लीजिए तो खेती का काम लीजिए, लेकिन उनसे आप उनके पशु को चारा डलवाया जा रहा है, पशु के लिए कुट्टी कटवाई जा रही है, पशुओं का ध्यान रखवाया जा रहा है, बच्चों को कहीं लेकर जाना आना ये काम करवाया जा रहा है, पेड़ों की कटाई करवाई जा रही है। इसके अलावा उनकी महिलाओं से बहुत सारा अतिरिक्त काम करवाया जा रहा है जो कि नहीं करवाया जाना चाहिए। और मैं मानता हूं कि जितना उनको वेतन या राशि नहीं दी जा रही, उससे कई गुना काम उससे लिया जा रहा है। ऐसा मैंने व्यक्तिगत अपने रिसर्च में ये अनुभव किया है। तो जो ये खेतिहर मजदूर हैं और इनमें और जो छोटे किसान हैं उनमें क्या कुछ आपने फर्क देखा? ये सही है कि देश में आज भी किसानों की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, उतनी मकबूल नहीं है। वो भी बेचारे बड़ी मुश्किल से जीविकोपार्जन कर रहे हैं। लेकिन खेतिहर मजदूर की दशा थोड़ी अधिक दयनीय है, क्योंकि भूमि नहीं है। अब मान लीजिए कभी भारतीय कृषि तो मानसून का जुआ है, कभी अतिवृष्टि, कभी अन्नावृष्टि, कभी अल्पवृष्टि होने से फसल तो तबाह हो जाती है, फसल चौपट हो गई। जब किसान को कुछ नहीं मिलेगा उस फसल से, तो जो भूमिहीन किसान है वो क्या करेगा? उसके लिए तो कुछ भी नहीं बचता है, क्योंकि जब किसान को बचेगा, जब उसके पेट से कुछ अन्न बचेगा तो उस भूमिहीन किसान को मिलेगा। जब उसको ही नहीं मिल रहा है, उसको ही उसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो हमारे जो भूमिहीन किसान है उसको कुछ नहीं मिल पाएगा। और यही कारण है कि रोजगार की तलाश में वो शहरों की ओर पलायन करते हैं। यही कारण है कि चौखटियों पर मजदूर बड़ी संख्या में नजर आते हैं। और यही कारण है कि जो अपराध बढ़ता है, अपराध में भी मतलब निश्चित रूप से नहीं तो मैं मानता हूं कि अपराध बढ़ाने में भी कहीं ना कहीं लोग अपनी पेट की आग को शांत करने के लिए इस दिशा की ओर अग्रसर होते हैं। हालांकि अपराध करने के कई कारण होते हैं, लेकिन उसमें एक कारण हम मान सकते हैं कि लोग अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए कहीं ना कहीं अपराध के दलदल में धंसने का काम भी करते हैं। तो ऐसे में सरकार की प्राथमिकता है कि उनके विषय में चिंतन मनन करके कुछ अच्छा सा कार्य किया जाए, ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा में आकर समाज के उत्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। धर्मवीर जी, क्या कोई कृषि मॉडल ऐसा हो सकता है या फिर सहकारी खेती ऐसी हो सकती है जो इन लोगों को और अवसर मिल सके ताकि रोजगार के कुछ इस तरीके से उनके लिए क्या हो सकता है? अभी कृषि में ही इनको कैसे अवसर नहीं, अब ये बिल्कुल अच्छा कहा कि एक सहकारी खेती एक हमारा परंपरागत खेती भी रही है, लेकिन बाद में लोगों ने अपना इंडिविजुअल खेती करना शुरू किया। लेकिन हम उस दिशा की ओर बढ़े, सहकारिता खेती इस समस्या का निदान कर सकती है, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ जमींदारों के पास, कुछ भूमिपतियों के पास काफी संपदा है, लेकिन लोग वो खुद नहीं करते हैं। तो ऐसे में बड़े जमींदारों को, बड़े भूपतियों को बड़ा दिल रखते हुए एक ऐसी योजना तैयार करनी चाहिए अपने स्तर पर कि सहकारी खेती करेंगे, भूमिहीन किसानों को शामिल करेंगे और उनको भी उसमें हिस्सा देंगे। और हिस्सा देने के बाद वो उसमें तन्मयता से पूरी अपनी प्रतिभा का प्रयोग करते हुए, और ये समस्या काफी हद तक सुलझ सकती है। लेकिन इसमें बिना सरकार की सहभागिता के, बिना सरकार की मदद के ये अपने इसका पूरी तरह निदान नहीं हो पाएगा। लेकिन इस सरकार इस पर कुछ अच्छा सा एक ड्राफ्ट तैयार करके उसको निश्चित समयावधि में लागू करे और इसके लिए ढंग से मॉनिटरिंग किए जाए, तो मुझे लगता है कि खेतीहर समस्या जो आज मुंह बाए खड़ी है, जो आजादी के 75 साल बाद भी इस पर कभी फोकस नहीं हुआ, उसका निदान हो सकता है। और मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के सानिध्य में यह समस्या निदान हो सकती है। और उसके संज्ञान में जब विषय आएगा कि देश की बड़ी आबादी भूमिहीन किसान है, तो इस पर निश्चित रूप से उनके लिए योजना बनाई जाएगी और उनके घर के आंगन के से भी चिराग जलेंगे, जो उनके अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। जी,
आज की ये चर्चा से बहुत अच्छे से स्पष्ट होता है कि किस तरह से खेतीहर मजदूर और किसान दोनों ही की भूमिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक सशक्त राष्ट्र बनाने में। तो अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी दूसरे विषय के साथ। जब के लिए धन्यवाद। नमस्कार। बहुत कम आवाज आ रही थी, एक बार आया कि